हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रेट ऑफ रिएक्शन। हमने देखा था कि 4 फैक्टर होते हैं जो स्पीड को डिसाइड करेंगे, जो रेट को डिसाइड करेंगे। उनमें से 2 को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अब हमारे पास आएगा टेम्परेचर और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैटालिस्ट। कैटालिस्ट जैसे ही ख़त्म हो रहा है हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। अब देखो, मान लो कि आपके पास 2 रिएक्शन है, एक है वो लो टेम्परेचर पे हो रही है, दूसरा है वो हाई टेम्परेचर पे। तब ऑब्वियस सी बात है जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगी वो दोनों में सेम ही होगी, बट स्पीड में कौन सी रिएक्शन होगी? जो हाई टेम्परेचर पे, वो जिसको मैं हीट करता जा रहा हूँ वो जल्दी होगी। अब आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और उन्होंने अच्छी बात क्या बोल दी, उन्होंने एक इक्वेशन भी दे दिया जिसको हम बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। अब ये जो रेट कांस्टेंट होगा वो भी डायरेक्टली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, और उन दोनों का रिलेशन रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर का वो दिया था आर्हेनियस ने। K इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये इक्वेशन है जो आप कंपलसरी याद रखोगे। इट इज़ नोन एज आर्हेनियस इक्वेशन। K इज रेट कांस्टेंट, A इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर। पता चला फ्रीक्वेंसी कितना होगा कोई भी मॉलिक्यूल को टकराने का, उसको बोलेंगे A से। ई ए मतलब क्या होगा? एक्टिवेशन एनर्जी। आर मतलब गैस कांस्टेंट और टी मतलब टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो केल्विन में लेंगे उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मान लो कि ये आपके पास कोई रिएक्शन है, ClNO2 कंबाइन विद द NO2 गिव्स अस NO2 प्लस ClNO2, एक्सचेंज हो गया। इस रिएक्शन में होगा क्या? देखो, क्लोरीन है वो एक जगह से निकल करके दूसरी जगह पे चला गया। यहाँ पे NO2 नहीं होगा, एक्चुअल में NO होगा, थोड़ी सी प्रिंटिंग एरर है, निगलेक्ट इट। तो ये जो रिएक्शन हो रही है मेरे पास वो टेम्परेचर पे अकॉर्डिंग वेरी करेगी। जब भी वो रिएक्शन होगी तब वो टकराएंगे, टकराने के बाद ये बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड बनेगा, तो मेरे पास ClNO2 जनरेट होगा। पूरी प्रोसीजर इस तरह से हो रही है। बात समझ में आई बच्चों? अब देखो, अगर मैं ऐसी कोई रिएक्शन के लिए आर्हेनियस इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ तब होगा क्या? टेम्परेचर जितना जल्दी हो बढ़ाओगे उतना आपका बॉन्ड ब्रेक होगा और नया बॉन्ड जनरेट होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसमें बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, और ये ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तब बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट बनता है जिसको कहा जाता है ट्रांजिशन स्टेट। तो जो ट्रांजिशन स्टेट की मैक्सिमम एनर्जी होती है वो एक्टिवेशन एनर्जी की या फिर एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट दिखाओ, उसमें जो हाईएस्ट जंप दिख रहा है उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू काउज रिएक्शन, दैट इज नोन एज अ एक्टिवेशन एनर्जी। इवन दो द रिएक्शन इज अ स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इज अ नेगेटिव, द reactant molecule still need to go through the transition state in order to react। आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो तभी भी उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी से टकराना होगा, तब जा कर के वहाँ पे प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, कोलिजन थियरी समझ रहे हैं, अगर ए बी मेरे पास ऐसे कंबाइन हो रहे हैं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी, इन इफेक्टिव कोलिजन कहा जाएगा। बट वो पैरेलल कंबाइन होते हैं तब वहाँ से प्रोडक्ट बन पाएगी, तो जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पे जो E A है वो हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, और ER है वो हो जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। जीरो से लेकर के रिएक्टेंट की जो एनर्जी है उसको बोलेंगे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब जब भी थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को कंबाइन करो तब आपकी प्रोडक्ट बनेगी। अब देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वर्सेस हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जो मैक्स बोल्ट्जमैन वाले थियरी था उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये आपने 11th में गैसियस स्टेट में पढ़ा होगा। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है? स्पीड और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ग्राफ। अगर मान लो कि हम अलग अलग टेम्परेचर पे देखें तो कर्व दो ऐसे शो होंगे, T2 यहाँ पे हाई है, T1 है वो कम है। अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन मेरे पास येलो हाईलाइट किया हुआ है वो एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की मिलेगी हमको। ये जो दिखाया हुआ है उतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी वाले होंगे। अब देखो, इन दोनों को मुझे दिखाना हो अलग अलग टेम्परेचर पे तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा उनको? मैं आर्हेनियस इक्वेशन में 2 वैल्यू पुट करूँगा, T1 T2 की और E1 E2 की। यहाँ पे जो T2 है वो मेरे पास हाई टेम्परेचर पे है, तो हाई टेम्परेचर पे मेरे पास जो एनर्जी होगी गैसियस पार्टिकल की
वो ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा जिसके पास प्रोडक्ट बनने की कैपेसिटी है। बात समझ में आ रही है? हमारे पास दोनों साइड हम अभी लॉगरिथम ले रहे हैं। देखो दोनों साइड हम इक्वेशन के लॉग ले लेंगे एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो देखो क्या बन गया, log k इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस log ए। log में मल्टीप्लाई होगा वो प्लस में आ जाएगा, तो वही लिखा हुआ है हमने। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो देखो क्या बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी टाइप का ग्राफ है। मैं इसको प्लॉट करूँगा तो वो नेगेटिव स्लोप के साथ आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ मुझे मिला वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप वाला, और स्लोप कितना होगा, माइनस ई ए बाई आर टी, सॉरी स्लोप है मेरे पास माइनस ई ए बाई आर टी के जितना, आर के जितना, नॉट अ टी। अब देखो हम यही जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको और एक्सपांड करेंगे। कैसे, यहाँ पे जो रिलेशन दिखाया हुआ है के और ई ए का, वो हमें पता लग जाएगा। के भी मिल सकता है, ई ए भी मिल सकता है। अब हमारे पास काम होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो रहा है वो दिखाने का। तो अब क्या करो, आप ये जो वैल्यू है log को, उसको कन्वर्ट कर दो log 10 बेस में। ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2.303 log k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस 2.303 log a। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई। अब 2.303 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लो, है ना, सबको डिवाइड कर दिया लेफ्ट और राइट साइड। बचेगा क्या, कुछ टर्म्स मेरी कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा log k इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a मेरे पास बच गया। अब इसी इक्वेशन के अंदर मैं अलग अलग वैल्यू पुट करूँगा। कौन कौन सी वैल्यू, T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर पे मेरे पास log K1 होगा, उसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी वन प्लस मेरे पास आएगा log a की वैल्यू चेंज नहीं होती टेम्परेचर के साथ। दूसरा log KT इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस log a, है ना। ये मेरे पास अलग अलग टेम्परेचर पे जो वैल्यू आएगी वो हमने दिखा दिया। अब इक्वेशंस को पुट करते हैं, 2 और 2b a और b के अंदर से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर टी वन माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी टू। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन होगा log K2 माइनस log K1 को करते। तो log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये फाइनल इक्वेशन आपको याद रखनी होगी, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे। ये जो इक्वेशन है वो कंपलसरी याद रखना। आप चाहे तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके याद रख लो। log K2 अपॉन K1 में ई ए अपॉन 2.303 आर है, उसमें टेम्परेचर को मल्टीप्लाई कर लो T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2, ये इक्वेशन बन जाएगा। दोनों में से कोई सा भी इक्वेशन याद रखो, आपको उससे हेल्प मिलेगी। देखो एक सम करते हैं ताकि आपको क्लियर हो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन एट 823 केल्विन इज एंड 898 केल्विन आर 1.1 एंड 6.4 लीटर पर मोल। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मतलब हमें ई ए की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें 2 रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, 2 टेम्परेचर दिए हुए हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, मैं सारे डेटा को सेपरेटली लिख लूँगा। T1 T2 लिख लिया मैंने, K1 और K2 भी लिख लिया मैंने। अब मुझे इक्वेशंस में R चाहिए होगा, तो वो हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बाकी सारा डेटा मेरे पास आ गया। मैं इक्वेशन पुट करता हूँ, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सारी वैल्यू पुट कर दो, कैलकुलेशन करो, ई ए को सब्जेक्ट बना लो। ई ए को जैसे ही आप सब्जेक्ट बनाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू, सॉरी चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार और से। मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, देखो 1.10 टू द पावर 5 जूल पर मोल। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ई ए की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर 5। तो देखो हमने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में। टेम्परेचर के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब बारी आएगी मेरे पास कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट के सेंस में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हमें समझना होगा, ठीक है। बट बेटा आज नहीं समझ रहे हैं,
नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। शायद आपका कल वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो कल हमारा सिलेबस यूनिट टेस्ट 2 के अकॉर्डिंग, या फिर आप बोल दो यूनिट टेस्ट 3 के अकॉर्डिंग ख़त्म हो रहा है। सारे के सारे सम्स करते रहना। इस चैप्टर में से सम्स ही आएंगे, थियरी आने के चांसेस बहुत ही कम है, इसलिए मैं आपको साथों साथ सम भी करवा रहा हूँ। आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे होमवर्क में भेजनी है, बाकी कुछ नहीं करोगे चलेगा। थैंक यू सो मच। आज इतना रखते हैं, बाकी सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।